हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है यार सभी का स्वागत है यार नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। एंड दिस इज लेक्चर 7। और यार इसमें हम लोग हमारी जो थर्मोकेमिस्ट्री हमने स्टार्ट करी थी, है ना, पिछले वीडियो में हम लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री और पढ़ना स्टार्ट किया था, उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपकी थर्मोकेमिस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। जो हम समझ रहे थे कि यार कितनी कितनी एंथैल्पीज होती है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा था आप लोगों का, एंथैल्पी ऑफ कंबशन पढ़ा था। फिर जो लास्ट में हम लोग एंथैल्पी देख रहे थे वो थी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उसमें हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन की बात कर ली थी। देखो, अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें सबसे पहला केस कौन सा उठाया था, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये वाला केस उठाया था। करेक्ट। हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या रहते हैं, 100% आयनाइज रहते हैं। सही है। तो एक आपका HCl आया, एक आपका NaOH आया। ठीक है, किस क्या बना दिया, NaCl प्लस H2O। अब NaCl क्या है, सॉल्ट है। अब सॉल्ट्स भी क्या होते हैं आपके, 100% आयनाइज होते हैं, राइट। तो HCl आपका कैसे टूटेगा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। SA क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। SB क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो टूटेगा 100% H प्लस और Cl माइनस में। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, वो भी टूटेगा 100% Na प्लस और OH माइनस में। क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे। ठीक है। NaCl क्या है, सॉल्ट। अगेन वो 100% आयनाइज रहता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो Cl माइनस है और Na प्लस है वो क्या हो जाएंगे, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे। बेसिकली वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और ऐसे आयंस जो रिएक्शन में ही पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर आयंस। ठीक है, केवल वो देख रहे हैं ना, स्पेक्टेटर हैं वो, केवल देख रहे हैं। ठीक है। तो Cl माइनस और Na प्लस कैंसल आउट हो गया। तो असली जो रिएक्शन है वो क्या निकल के आती है, H प्लस और OH माइनस आपका पानी बना रहा है। मैंने आपको फिर एक और एग्जांपल दिखाया था HNO3 और KOH वाला, उसमें भी अल्टीमेट रिएक्शन आपकी यही आई थी। तो फिर मैंने क्या बात करी थी, जब यार रिएक्टेंट ही फिक्स हो चुके हैं, जब यार प्रोडक्ट ही फिक्स हो चुके हैं, जब रिएक्शन ही फिक्स हो चुकी है कि यार अल्टीमेटली जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करेंगे तो अल्टीमेट रिएक्शन क्या है, H प्लस आता है, OH माइनस आता है और वो पानी में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो जब रिएक्शन ही सेम है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स ही सेम है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी सेम रहेगी। ठीक है। किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट में कितनी आई थी वैल्यू, -13.7, है ना। ये देखो, ये रहा आपका। करेक्ट। और इसको हमने जूल में भी हमने बिल्कुल वैल्यू ये लिख ली थी। ठीक है। फिर मैंने कुछ लिमिटिंग रिएजेंट के आपके केसेस बताए थे। तो हम लोगों ने यार अब तक ये डिस्कस कर लिया कि अगर यार स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों स्ट्रॉन्ग पार्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो कैसे रहता है। लेकिन यार जरूरी है क्या कि हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड ही आए, वीक एसिड भी आ सकता है। जरूरी है क्या कि हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस आए, वीक बेस भी आ सकता है। तो केसेस बन सकते हैं यार यहाँ पे, है ना। तो कभी भी अगर वीक पार्ट आता है तो हम लोगों को कैसे करनी है चीजें, क्वेश्चन भी कराऊंगा उस पर। ठीक है। जैसे सपोज करो, देखो ये पॉइंट समझिए, ये पॉइंट समझिए क्या बोल रहा है। इफ वन ऑफ द एसिड और बेस और बोथ आर वीक, मतलब यार एसिड वीक हो सकता है, बेस वीक हो सकता है, या फिर यार दोनों भी वीक हो सकते हैं। वीक एसिड और वीक बेस के साथ भी आप रिएक्शन करा सकते हो न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। तो दोनों ही सपोज करो आपने वीक ले लिए हैं, है ना। देन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज यूजुअली लेस देन इतना, मतलब ये वैल्यू किसकी ले रखी है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की ले रखी है। तो बोल रहा है अगर कोई सा भी वीक पार्ट आता है, वीक एसिड आ जाता है या वीक बेस आ जाता है, या फिर दोनों ही वीक एसिड और वीक बेस आ जाते हैं, तो यूजुअली जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रहेगी वो कम रहेगी -13.7 से या फिर -57.3 किलो जूल से। क्यों, बिकॉज अब यहां पे ये रीजन बोल रहा है, बिकॉज सम पार्ट ऑफ द हीट रिलीज्ड in neutralization is absorbed to dissociate the weak electrolyte completely। पहली बात ये समझो, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है आपका वीक एसिड एंड वीक बेस, इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोला जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आपका, पार्शियली डिसोसिएट होता है। मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस था, या फिर आपका सॉल्ट था, वो तो 100% आयनाइज था, 100% डिसोसिएटेड था। ये बहुत ही कम टूटते हैं, 1%, 2%, 3% इतना टूटते हैं। जैसे सपोज करो, जैसे आपका एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं समझाता हूँ। सपोज करो जैसे आपका वीक एसिड है। अब ये मत अभी यार घबराना कि यार भैया मैं वीक एसिड कैसे पहचानूं, तो ये सारी चीजें आयनिक इक्विलिब्रियम में आएंगी, है ना। तो अभी ये समझो जैसे वीक एसिड आपका एसिडिक एसिड CH3COH आपका क्या रहता है, एसिडिक एसिड रहता है। ठीक है। और ये वीक एसिड है। तो ये जब टूटता है तो कैसे टूटता है, देखो इक्विलिब्रियम बना रहा हूं, तो मैं पहले ही आपको बोलते हुए चल रहा हूं कि ये सारी चीजें हम लोग इक्विलिब्रियम में देखेंगे। ठीक है। ये मैंने इक्विलिब्रियम बनाया, क्या बना, CH3COO माइनस और H प्लस। करेक्ट। अब सपोज करो इसके आपके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज करो इसके आपके 100 मॉलिक्यूल्स हैं।
अब हमें पता है ये क्या है, एक वीक एसिड है, और वीक एसिड क्या रहता है, पार्शियली डिसोसिएटेड, बहुत कम डिसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद इसके 97 मॉलिक्यूल्स बच गए। तो कितने मॉलिक्यूल्स टूटे, 3 मॉलिक्यूल्स टूटे। तो यार अगर एक मॉलिक्यूल टूट रहा था एसिडिक एसिड का, तो एक आयन बनाता CH3CO- और एक आयन बनाता H+ का। तो अगर 3 मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं एसिडिक एसिड के, तो इसके 3 आयन्स बनेंगे, इसके भी 3 आयन्स बनेंगे। आ रही है बात समझ में, अरे बात समझ में। तो दिस इज पार्शली डिसोसिएटेड। तो क्या बोल रहा है कि कभी भी यार अगर वीक पार्ट आ गया ना, कोई एक वीक एसिड आ गया या वीक बेस आ गया या फिर दोनों ही वीक आ गए, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जनरली कम हो जाती है -13.7 किलो कैलोरी से या फिर -57.3 से। क्यों? जो एनर्जी कम हो रही है उसमें से जो कुछ एनर्जी है वो कम क्यों हो रही है, एनर्जी कम क्यों हो रही है? क्योंकि कुछ एनर्जी आपके इसका जो वीक पार्ट है, जो भी वीक पार्ट हो, वीक एसिड हो या वीक पार्ट हो, उसको डिसोसिएट करने में काम आ रही है। आपकी जो एनर्जी है, जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से जो रिलीज होनी चाहिए थी, उसमें से कुछ एनर्जी आपका खर्चा चले गया है, कुछ एनर्जी आपकी वेस्टेज चले गई है वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करने में। आ रही है बात समझ में? इसलिए ही हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम हो चुका है, इसलिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम हो चुका है। अब कैसे कम होता है? जैसे आपका क्या फॉर्मूला क्या निकलता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको निकालनी है। देखो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको निकालनी है। आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कितनी होती है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? -57.3 किलो जूल, प्लस कुछ एनर्जी किसमें लग गई है, आयनाइजेशन में लग गई है वीक इलेक्ट्रोलाइट के, वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन में लग गई है। मतलब कुछ एनर्जी आपका वेस्टेज हो जाएगा, क्या करने में? आयनाइजेशन। आयनाइजेशन किसका करोगे? वीक पार्ट का करोगे, वीक पार्ट। अब सपोज करो सिर्फ और सिर्फ एक वीक एसिड है, तो यहां पे एक ही टर्म आएगा वीक एसिड का। सपोज करो वीक बेस है, तो एक ही टर्म आएगा वीक बेस का। लेकिन सपोज करो वीक एसिड और वीक बेस दोनों है, तो दोनों का आयनाइजेशन करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं स्पेशल केस में आपको बताऊं कि सपोज करो वीक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन है विद वीक बेस, तो दोनों ही वीक पार्ट है, तो जो भी वीक पार्ट आएगा उसका हमें आयनाइजेशन करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर मैं बोलूं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे? देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कितनी है? -57.3 किलो जूल, प्लस क्या एसिड आपका वीक है? हाँ, तो क्या उसे आयनाइज करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो डेल्टा H आयनाइजेशन किसका? वीक एसिड का, ठीक है। प्लस क्या बेस भी वीक है इस केस में? हाँ, वीक बेस लिया है ना, तो इसका भी आपको आयनाइजेशन करना पड़ेगा। डेल्टा H आयनाइजेशन किसका? वीक बेस का। तो आपको दोनों को ही आप लोगों को लेना पड़ेगा। अब सपोज करो आप वीक बेस की जगह स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते, तो यार ये बेस वाला हिस्सा नहीं आता। हमको जो भी वीक पार्ट रहेगा उसका आयनाइजेशन करना पड़ेगा। अगर दोनों वीक पार्ट है तो दोनों का आयनाइजेशन करेंगे। अरे बात समझ में? तो यहां से आपकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकल के आएगी। और मैं ये पॉइंट आपको पहले ही बता चुका हूं कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, है ना, हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। अब जैसे देखो मैं बता रखा हूं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, मतलब डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन क्या रहेगा? हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने समझ लिया। अच्छा, अब केमिस्ट्री में कुछ कुछ क्या आते रहते हैं बीच बीच में, एक्सेप्शंस आते रहते हैं, है ना। तो ये चीज तो हमने समझ ली कि अगर कोई सा भी वीक पार्ट आ जाता है, वीक एसिड हो, वीक बेस हो, या दोनों ही वीक हो, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले से कम हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा केस है जहां पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बढ़ जाती है। किसका एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन ऑफ HF। अब देखो क्या बोल रहा है, रिएक्शन ऑफ HF विद स्ट्रॉन्ग बेस रिलीजेस इतनी, यस, इतनी किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट रिलीज कर रहा है। पहली बात तो ये समझो कि जो HF है इट इज अ वीक एसिड। तो भैया वीक एसिड है और उसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा रहे हो। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया, कोई भी अगर वीक पार्ट आ जाता है तो हमको उसको आयनाइज करना पड़ेगा। आयनाइज करना पड़ेगा तो एनर्जी -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट से कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? ज़्यादा। अच्छा देखो, मैथमेटिक्स से नहीं जोड़ना, ये नेगेटिव साइन। अब बोलो कि नहीं भैया, एक है आपका -13.7, एक है -16.7, तो कौन सी बड़ी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सी बड़ी है? तो मेरे लिए ये बड़ी है। मैथमेटिक्स नहीं घुसेड़नी है यहाँ पे। ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है आपको? सिर्फ और सिर्फ एक्सोथर्मिक बता रहा है कि यार रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक।
एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अगर आप मैग्नीट्यूड देखो तो एक तरफ भैया 13.7 किलो कैलोरी रिलीज हो रही है और एक तरफ 16.7 किलो कैलोरी रिलीज हो रही है। तो बड़ी कौन सी है, ये वाली बड़ी है ना यार। तो हमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है, नेगेटिव साइन तो हमें सिर्फ ये बता रहा है कि द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई सा भी वीक पार्ट आ जाता है तो -13.7 से एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी अगर वीक एसिड आपका HF है तो। जैसे सपोज करो आपका HF है, ये क्या है आपका वीक वा एसिड, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, NaOH, ये क्या है भैया, स्ट्रॉन्ग वा बेस, क्या बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस पानी बनेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन है एसिड प्लस बेस, तो इसमें जितनी भी डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन लग रही है वो कितनी लग रही है, -16.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, ठीक है। क्योंकि HF है, HF के केस में सिर्फ इकलौता केस है जो कि वीक एसिड है, लेकिन जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा हो रही है, ठीक है। अब पूछोगे भैया ऐसा क्यों, रीजन भी बताओ, है ना, रीजन भी पता होनी चाहिए हमें, बिल्कुल है ना। देखो एक्सेप्शन आते हैं, लेकिन एक्सेप्शन के रीजन जरूर होते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए रीजंस की। एक्सेप्शन है ये, हमें अल्टीमेटली चीज ध्यान रखनी है कि हाँ यार ऐसा होता है, ये चीज ध्यान रखने में, लेकिन उसका रीजन भी तो बताओ। तो रीजन इसका क्या होता है, इट इज ड्यू टू हाई हाइड्रेशन, इट इज ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F माइनस आयन। जो F माइनस आयन है HF में क्या रहेगा, F माइनस आयन रहेगा, उसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी वो भयंकर भयंकर होती है, बहुत तगड़ी होती है। क्योंकि यार F माइनस को अगर हम देखें तो देखो साइज तो इसका छोटा है और चार्ज इसमें -1 है, साइज छोटा चार्ज -1, तो क्या मैं इसको यहां ये बोल सकता हूं कि इट हैज वेरी हाई चार्ज डेंसिटी। क्या यहां पे जो चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा है, क्या मैं ये बोल सकता हूं, बिल्कुल। F माइनस में साइज छोटी हो गई, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन साइज, तो साइज छोटी है और चार्ज -1 है, तो इस पर बहुत भयंकर तरीके की चार्ज डेंसिटी है। तो इसे क्या करता है F माइनस, इसमें जैसे आप इसे पानी में डालोगे तो पानी में आपका पानी पोलर है, देखो ये पोलर है, दिस इज H प्लस, दिस इज डेल प्लस, दिस इज डेल माइनस, तो इसको हाइड्रोजन एंड इसको अप्रोच करता है, हाइड्रोजन एंड इसको अप्रोच करता है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन पे क्या है, डेल पॉजिटिव, तो यहां से आपकी भयंकर तरीके की बॉन्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहां से जो बॉन्ड बनते हैं ये आपकी एनर्जी रिलीज होती है, यहां से आपकी एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज हो रही है और ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है जब आप न्यूट्रलाइजेशन करते हो HF का। क्या ये बात समझ में आई है, ठीक है। तो ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार हाइड्रेशन एंथैल्पी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी F माइनस की बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसके चक्कर में बहुत भयंकर एनर्जी रिलीज होती है और इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि इट इज स्ट्रॉन्गर देन इट इज मोर देन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हुआ है। और देखें अब कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं यार इसमें, है ना। क्वेश्चन कहाँ गए, ये रे भैया क्वेश्चन, करो अटेम्प्ट करिए। क्या बोल रहा है, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ LiOH एंड HCl एट 25 डिग्री सेल्सियस इज द हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ LiOH विल बी। अब देखो भैया, देखो हीट ऑफ आयनाइजेशन पूछ रहा है, हमें पता है आयनाइजेशन किसका होता है, वीक पार्ट का होता है। तो क्या मैं यहां से ये डिड्यूस कर सकता हूं कि LiOH एक वीक बेस होगा, क्योंकि मुझे इतना तो आइडिया है कि यार जो HCl है ये तो भैया स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो मुझे पता है। और मेरे से क्या पूछ रहा है, हीट ऑफ आयनाइजेशन पूछ रहा है, और आयनाइजेशन किसकी पूछी जाती है, हीट ऑफ आयनाइजेशन किसकी पूछी जाती है, वीक पार्ट की। वीक पार्ट कौन हो गया आपका, कौन हो गया, LiOH हो गया। अब मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि जो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन है इज इक्वल्स टू -57.3 किलो जूल की बात कर रहा है, प्लस डेल्टा आयनाइजेशन आई लिख दीजिए ऑफ वीक पार्ट। वीक पार्ट कौन है, LiOH है, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे पता है बस एक चीज का ध्यान रखना था आप लोगों को, वो चीज मैं बताते हुए चला हूं। देखें, मतलब सोचो कि आप लोगों ने गलती करी है या सही करा है, कैसे। ये जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है 34.868,
इसको जो आप वैल्यू लोगे, यहाँ पे जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन लिखोगे, यहाँ लिखोगे -34.868। क्यों? क्योंकि जो आपकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। तो यहाँ पे -34.868 आएगा, इक्वल्स टू -57.3 प्लस डेल्टा एच आई ऑफ LiOH। तो यहां से आपको आयनाइजेशन निकालना है किसका? LiOH का। तो क्या आएगा? वो क्या आएगा? इसमें आप डालोगे तो इट इज बेसिकली 57.3 माइनस 34.868, इसका इतना किलो जूल। तो यार ये कैलकुलेट कर लेना यार, आप लोग ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बस हल्का सा ध्यान क्या रखना था, तो जो भी आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखा है, हमें पता है कि इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, हमेशा हीट एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो बेसिकली वो 34.868 वो तो मैग्नीट्यूड है, हमें साइन भी डालना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम -57.3 कर रहे हैं, यहाँ पे भी तो साइन डाल रहे हैं, तो साइन आपको डालना पड़ेगा। तो इधर बेसिकली 34.868 है विद अ माइनस साइन। तो यहाँ से आपके पास एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन आ गया। करेक्ट? और क्वेश्चन करें? चलो भैया ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करिए। सोचो 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 क्या होगा। क्या बोल रहा है? 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 is mixed with 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर KOH। फाइंड द वैल्यू ऑफ हीट इवॉल्व्ड। अच्छा देखो क्या क्या दे रखा है आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब देखो यार 1 cc इज व्हाट 1 ml, तो इसको ऐसे ही लेके चलो 200 ml ले लो, किसका है? 0.1 मोलर H2SO4 का। करेक्ट? और 150 cc है तो उसको ले लो 150 ml, कितना? 0.2 मोलर KOH का। अब देखो अगर H2SO4 है, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? 2H प्लस SO4 2 माइनस, हाँ या ना? अगर मैं इसको वॉल्यूम और मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करता हूं, ये हमने मोल कॉन्सेप्ट में भी सीखा है, तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकल के आएगा? मेरे पास मिली मोल्स निकल के आएंगे, क्योंकि वॉल्यूम किसमें? मिलीलीटर में। मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम आपने ml में ले लिए तो वो मोल्स की जगह मिली मोल्स हो जाएंगे। तो मोल्स या फिर मिली मोल्स निकालने हैं तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करो, तो 0.2 इंटू 200 करो, तो कितने आ रहे हैं? 20 मिली मोल्स। ठीक है, इसके अच्छा ये तो 100% टूट जाएगा, तो इसके कितने बनेंगे? देखो 1 मोल टूट रहा था तो इसके कितने बन रहे थे? 2 मोल। तो अगर 20 टूटे हैं तो इसके कितने बनेंगे? 40। इसके कितने बनेंगे? 20, क्योंकि यहाँ पे तो 1:1 का रेशियो है। करेक्ट? अब आ जाओ KOH में। KOH में कैसे टूटेगा? आपका OH माइनस में प्लस K प्लस में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मिली मोल्स आएंगे कितने? 150 इंटू 0.2, तो ये कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, तो इसके 30 मोल्स मिली मोल्स। अब ये पूरा का पूरा टूट जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है यार KOH, है ना? तो देखो अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल टूट रहा था तो यहाँ पे एक OH माइनस बनेगा, एक K प्लस बनेगा। यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, हाँ या ना? अब देखो अब क्या अल्टीमेट यार H2SO4 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। KOH क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अल्टीमेट रिएक्शन कौन सी होगी? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते हैं तो फाइनली रिएक्शन किसकी होती है? फाइनल अगर आपसे कोई रिएक्शन पूछे जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो फाइनल रिएक्शन क्या होती है? H प्लस आता है, OH माइनस आता है और पानी बनाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बाकी सब तो क्या होते हैं? स्पेक्टेटर आयन, वो तो कैंसिल कर जाते हैं। H प्लस कितना है? 40 मिलीमोल्स। OH माइनस कितना है? 30 मिलीमोल्स। तो क्या ये केस लिमिटिंग रिएजेंट का दिख रहा है? बिल्कुल। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? ये है भैया लिमिटिंग रिएजेंट। तो H प्लस क्या बोलेगा कि हम हमारे 30 मिलीमोल्स तो OH माइनस के साथ कंज्यूम कर देंगे, बाकी 10 मिलीमोल्स रह जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स H प्लस के जो लेफ्ट हैं वो कितने हैं? 40 माइनस 30 विच इज 10 मिली मोल्स। और रिएक्ट कितने कर गए? देयरफॉर रिएक्टेड कितने हैं? 30 आपके OH माइनस के साथ 30 H प्लस रिएक्ट कर जाएंगे 30 मिली मोल्स। करेक्ट? 30 मिली मोल्स। आपकी एनर्जी कितनी रिलीज होती थी? 57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। H प्लस और OH माइनस के केस में आप पर मोल भी बोल सकते हो। तो देयरफॉर एनर्जी रिलीज्ड कितनी होगी भैया? एक मोल में रिलीज हो रही थी 57.3,
तो 30 मिली मोल्स में कितनी होंगी, -57.3 इंटू 30 मिली मोल्स हैं तो 10⁻⁻3 इतना किलो जूल। भैया एक मोल में हो रही थी ना यार -57.3, तो 30 मिली मोल्स में कितनी होगी, 30 इंटू उसको मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ का और फैक्टर आएगा। तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो यार ऐसे तरीके के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हमें बिल्कुल आने चाहिए। इसमें आपका मोल कॉन्सेप्ट का भी फंडे लगे, है ना, ये सारे जो फंडे हैं, है ना, वैसे तो बहुत आसान फंडे हैं हम लोगों का, अब तक तो इसमें मास्टरी हो जानी चाहिए। ये जो फंडे थे ये आपके मोल कॉन्सेप्ट के लगे, किसके थे, मोल कॉन्सेप्ट के, करेक्ट। ये जो LR का फंडा था ये किसका था, आपका मोल कॉन्सेप्ट का। तो ऐसे आपके 2 चैप्टर से मिक्स करके क्वेश्चन आ सकते हैं। और यार मोल कॉन्सेप्ट तो बहुत ही बेसिक है, वो तो आप लोगों को आना ही चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट आपके किसी भी चैप्टर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यार डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत डिटेल में हम लोगों ने कवर करा है, सारे केसेस कवर करे हैं, क्वेश्चंस देखे हैं, है ना। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब देखो, अब आपके कुछ और एंथैल्पीज हैं, है ना, वो मतलब एक उनके बस हम लोग डेफिनेशंस देखेंगे और उनका काम क्या रहता है वो देखेंगे ना, फिर क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल एंड में देखेंगे। अब क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। तो जैसे देखो ये हाइड्रोजनेशन है, इसको बेसिकली, ये बेसिकली है क्या, दिस इज बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, द हीट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 मोल अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू इट्स सैचुरेटेड कंपाउंड। तो ध्यान से पहले सुनो, बोल रहा है द हीट इवॉल्व्ड, मतलब द प्रोसेस इज व्हाट, अगेन एक्सोथर्मिक। प्रोसेस इज व्हाट, एक्सोथर्मिक। तो यहां पे लिख दो वापस से, ये प्रोसेस क्या होने वाला है, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। हमेशा प्रोसेस क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक। हीट एनर्जी क्या रहेगी, रिलीज होगी। डेल्टा H वुड बी नेगेटिव, डेल्टा H वुड बी नेगेटिव। अब देखो ड्यूरिंग द कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, जो आपका हाइड्रोजनेशन होना है ना, वो कंप्लीट होना चाहिए। जो हाइड्रोजन है वो सारे के सारे ऐड होने चाहिए, ऑफ 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड जिसमें आपके पाई बॉन्ड्स होते हैं, टू इट्स सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें आपके नो पाई बॉन्ड, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बचे। तो बेसिकली आपको सारे के सारे पाई बॉन्ड्स रिमूव करने हैं। और पाई बॉन्ड कैसे रिमूव होते हैं, जब हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है। तो जैसे सपोज करो आपका कोई सा भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ना, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, हाँ ये देखो, आपका मान लीजिए कोई सा भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, सैचुरेटेड कंपाउंड में, ठीक है। और कैसे करोगे, बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे सपोज करो आपका एल्कीन है ना, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, इसमें ये एक पाई बॉन्ड है। तो हर किसी पाई बॉन्ड के लिए आपका एक H2 मॉलिक्यूल ऐड होएगा। तो यहां पे आपका H2 मॉलिक्यूल आएगा और इस पाई बॉन्ड पे ऐड होगा, पाई बॉन्ड पे ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो CH2 है, एक एक हाइड्रोजन दोनों तरफ ऐड हो जाते हैं तो ये बन जाता है CH3, क्या बन जाता है, CH3। तो यहां पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, दिस इज नो पाई बॉन्ड। तो बेसिकली क्या हुआ है, एक जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, ये क्या है आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, सैचुरेटेड कंपाउंड में। और कंप्लीट हाइड्रोजनेशन है, मतलब अब एक भी पाई बॉन्ड नहीं बचा है। तो इस केस में जो भी एनर्जी इवॉल्व होगी उसे मैं क्या बोलूंगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, बिल्कुल उसको मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा H हाइड्रोजनेशन बोलूंगा। क्लियर। अब जैसे सपोज करो आपका और कौन सा कंपाउंड ले लेते हैं, सपोज करो एल्काइन ले लेते हैं, है ना, एल्काइंस होते हैं जिसमें जैसे देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब कितने पाई बॉन्ड है इसमें भैया आपके 2 पाई बॉन्ड है। अब दोनों के दोनों पाई बॉन्ड आपको रिमूव करने हैं, तो एक पाई बॉन्ड के लिए एक H2 का मॉलिक्यूल लगता है, तो 2 पाई बॉन्ड के लिए 2 H2 के मॉलिक्यूल लगेंगे। तो यहां पे कितना आ गया, 2H2। अब ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल आपके जाके ऐड हो जाते हैं, तो देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है तो ये बन जाएगा CH3। यहां पे अगेन नो पाई बॉन्ड सारे हटा दिए, तो अगेन आपने कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करा है, एक भी पाई बॉन्ड छोड़ना नहीं है। उसमें जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा H हाइड्रोजनेशन। ऐसे ही सपोज करो अगर आपका ये कुछ है, देखिए
सपोज करो ऐसा कुछ है, सपोज करो एल्काइन ही था, कितने पाई बॉन्ड थे? 2 पाई बॉन्ड थे। इसमें सपोज करो आप लोगों ने हाइड्रोजन डाला, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल डाला, कंजूसी कर ली यार थोड़ी सी, है ना, 2 मॉलिक्यूल चाहिए थे वैसे तो, 2 पाई बॉन्ड के लिए 2 मॉलिक्यूल चाहिए थे, आपने एक ही मॉलिक्यूल डाला। अब ये एक मॉलिक्यूल जाके जुड़ेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है? 1 पाई बॉन्ड। तो मेरे को ये बताइए कि क्या कंप्लीटली उसे आपने सैचुरेटेड कंपाउंड बनाया? नहीं, पाई बॉन्ड छोड़ दिया भैया। तो हीट एनर्जी जो रिलीज होगी, रिलीज तो होगी अल्टीमेटली, हाइड्रोजन आप ऐड कर रहे हो तो रिलीज तो होगी, लेकिन उसे मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं कह सकता, उसे उसका कोई बेसिकली नाम नहीं है, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं है यार वो। क्यों? क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जब क्या कब होता, डेफिनेशन में क्या है, जब उसका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो, कंप्लीटली वो एकदम उसमें से पाई बॉन्ड आपने रिमूव कर दिए, तो है काम की बात, तो आ रहा है मजा। आधा अधूरा काम करोगे तो भैया कुछ नहीं है, तो भैया कुछ नहीं है। क्या ये बात समझ में आई है? तीनों केसेस लेके मैंने आपको क्लियर कर दी है चीज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की। और कौन सी यार एंथैल्पीज है? और कौन सी एंथैल्पीज है? एक नेक्स्ट है आपकी हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन, डेल्टा एच एटमाइजेशन, ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलो भैया, अब ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल सब्सटेंस इनटू गैसियस एटम इज कॉल्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन। सबसे पहली बात क्या समझ में आ रही है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, आपको बाहर से हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, तो कभी भी आपको हीट एनर्जी देनी पड़ती है तो इट मीन्स प्रोसेस इज व्हाट? एंडोथर्मिक। इधर चाहो तो लिख लीजिए कि इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, मतलब डेल्टा एच क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव। आपको हीट एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल सब्सटेंस इनटू गैसियस एटम, ठीक है। जैसे सपोज करो आपका कोई सा भी सब्सटेंस है, जैसे H2 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको आपको हीट एनर्जी देनी है सच दैट, देखो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, आपको इसको हीट एनर्जी देनी है सच दैट ये गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाए। 2 हाइड्रोजन एटम बनेंगे इससे, बिल्कुल। और कौन से फेज में बनने चाहिए? गैसियस में बनने चाहिए। इसमें जितनी भी एनर्जी लग रही है उसे मैं क्या बोलूंगा? डेल्टा एच एटमाइजेशन। इसे मैं क्या बोलूंगा? डेल्टा एच एटमाइजेशन। अरे बात समझ में? क्या ये चीज क्लियर हुई है? और इसका लेना भी कितना है? जिसको भी आप तोड़ रहे हो उसको कितना लेना है? 1 मोल लेना है। तो यहां पे क्या होना चाहिए? 1 मोल ही होना चाहिए। अगर सपोज करो यहां पे ऐसे लिख रखा है, देखो दो मॉलिक्यूल्स हैं H2 के, तो 4 हाइड्रोजन मिलेंगे। तो क्या ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है? नहीं, ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इधर 2 मोल ले लिए, ये गलत काम किया है। 1 मोल लेते तो उसमें उसको उसके मॉलिक्यूल को जो भी आपको एटम्स में कन्वर्ट करने में एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा एच एटमाइजेशन। एंड इट इज ऑलवेज 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 एंडोथर्मिक। आपको हीट एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी, बाहर से देनी पड़ेगी। आइए बात समझ में, ये चीज क्लियर हुई है? अच्छा, और कौन कौन सी एंथैल्पीज होती है? जैसे आपका फेज ट्रांजिशन हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, लिक्विड से गैस जा रहे हैं, सॉलिड से गैस जा रहे हैं, है ना। तो फेज ट्रांजिशन में भी आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी इन्वॉल्व हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है उस तरीके से आपकी हीट एनर्जी हो जाएगी। जैसे सपोज करो ये आपका हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? डेल्टा एच फ्यूजन। डेल्टा एच फ्यूजन। तो देखो ये क्या बोलेंगे? द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है यार? जब आपका सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में, करेक्ट। और ये कौन से टेम्परेचर पे होता है? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग हो रही है ना यार, सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? मेल्टिंग हो रही है। तो जब आप 1 मोल सॉलिड ले लोगे और उसको लिक्विड में कन्वर्ट करोगे किस पे? मेल्टिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर पे, तो इसको क्या बोला जाएगा? हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? हीट ऑफ फ्यूजन या फिर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ऐसे क्या है? हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन क्या होता है? जब आप किसी लिक्विड को कन्वर्ट करते हो किस में? वेपर्स में या गैस में, वेपर्स में बोल दीजिए, ठीक है। 1 मोल, देखो क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल लिक्विड इनटू गैस या फिर वेपर। और कौन से टेम्परेचर पे होता है?
बॉइलिंग इसलिए कब होता है ये, बॉइलिंग पे, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एंथैल्पी या फिर हीट ऑफ वेपराइजेशन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, डेल्टा एच वेपराइजेशन। हाँ या ना, आसान है, बिल्कुल आसान है यार। अच्छा, क्या ये समझ में आ रहा है कि यार मेरे को अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, सोचना खुद है ना, सॉलिड को अगर मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या हीट एनर्जी रिलीज होएगी या एब्जॉर्ब होएगी? सोचो यार, सॉलिड को हमको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी ना बाहर से, तभी तो वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो देखो तभी बोल रहा है द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, मतलब आपको बाहर से हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब इट इज व्हाट, एंडोथर्मिक। ये क्या हो जाएगा आपका, एंडोथर्मिक। हाँ या ना, क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ऐसे ही बोल रहा है जब आपको लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है तो हीट एनर्जी आपको देनी पड़ेगी या फिर रिलीज होएगी हीट एनर्जी? ऑब्वियसली हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो लिक्विड हीट एनर्जी लेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। अब वापस देखो क्या बोल रहा है, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट। तो अगेन आपको हीट एनर्जी बाहर से देनी पड़ रही है, तो प्रोसेस क्या है आपका, एंडोथर्मिक। प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? तो जब हीट एनर्जी देनी पड़े आपको बाहर से तो प्रोसेस क्या रहता है, एंडोथर्मिक। ऑब्वियसली यार सॉलिड से लिक्विड जाना है, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, लिक्विड से वेपर जाना है, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसे ही जब सब्लिमेशन हो रहा है, सब्लिमेशन क्या होता है, जब आप लोग डायरेक्टली सॉलिड से कन्वर्ट कर देते हो गैस में या वेपर्स में, तो द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड इनटू गैस एट अ सर्टेन टेम्परेचर। सर्टेन टेम्परेचर कौन सा होता है, वो सब्लिमेशन टेम्परेचर। सब्लिमेशन टेम्परेचर, ठीक है, इज कॉल्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन, इज कॉल्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस या फिर वेपर में जा रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, द रिक्वायर्ड अमाउंट, मतलब आपको हीट एनर्जी अगेन देनी है, हीट एनर्जी देनी है, तो आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, एंडोथर्मिक। प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, एंडोथर्मिक। हमेशा यार अगेन सॉलिड से गैस जाना है, वेपर जाना है, तो आपको हीट एनर्जी देनी ही पड़ेगी। तो अलग अलग एंथैल्पीज है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, डेल्टा एच सब्लिमेशन। फेज ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, क्या सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से वेपर जा रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर जा रहा है, तो जिसमें आपका पहली बात तो सारी की सारी क्या है, एंडोथर्मिक है, और जैसा जो है आपको 1 मोल को कन्वर्ट करना है और फेज ट्रांजिशन कराना है। क्या इतनी बातें समझ में आई है ना, ये यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। और कौन कौन से एंथैल्पीज, देखो ये जो सब्लिमेशन है, फ्यूजन है, ये बहुत ज़्यादा यार इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम लोग जब कवर कर रहे हैं तो सारी कवर करेंगे और बहुत डिटेल में कवर करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, चलो पहले चलो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, करो 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 क्वेश्चन करो। क्या बोल रहे हैं, द वेपराइजेशन प्रोसेस इज ऑलवेज, जो वेपराइजेशन करना है आपको, मतलब लिक्विड से आपको वेपर्स में कन्वर्ट करना है, प्रोसेस हमेशा क्या रहेगा, एंडो, एक्सो या कुछ भी हो सकता है, या नन ऑफ दीज, हमेशा क्या रहेगा, एंडोथर्मिक ना यार। आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, लिक्विड को जब आपको वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, तो प्रोसेस वुड बी एंडोथर्मिक। ठीक है, चलो आ जाओ भैया नेक्स्ट एंथैल्पी पे, है ना, हीट ऑफ हाइड्रेशन, एंड उससे नेक्स्ट रहेगी हीट ऑफ सोल्यूशन। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है ना, लेकिन बड़े प्यार से आपको समझ में आ जाएगा ना, सुनिएगा। देखो क्या बोल रहा है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, पहली बात तो रिप्रेजेंटेशन डेल्टा एच हाइड्रेशन, डेल्टा एच हाइड्रेशन। ठीक है भैया, चलो क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते, कंबाइंस विद फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इनटू इट्स स्पेसिफिक हाइड्रेटेड क्रिस्टल इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। अरे बाप रे भैया, ये तो कुछ भी नहीं समझ में आया। वापस पढ़ते हैं डेफिनेशन, क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, मतलब पहली बात तो हीट एनर्जी क्या होने वाली है, इवॉल्व होने वाली है, मतलब प्रोसेस वुड बी व्हाट, एक्सोथर्मिक। देखो जो जो बोलता है ना वो भैया लिखते जाओ, है ना, तो देखना पिक्चर ऐसे निकल के आएगी ना कि हाँ यार ये होता है। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक। व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट मतलब विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कोई भी क्रिस्टलाइज पानी नहीं है, कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वेन उसका कितना लेना है, 1 मोल लेना है, 1 मोल लेना है एनहाइड्रस सॉल्ट का, वो कंबाइन कर रहा है विद फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब अब उसमें क्या आ रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं,
ताकि वो एक हाइड्रेटेड क्रिस्टल बना ले। इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी मिलेगी उसे मैं क्या बोलूंगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलूंगा। ठीक है, जैसे सपोज करो आपका CuSO4 है, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में, क्या ये एनहाइड्रस है? बिल्कुल। कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। दिस इज एनहाइड्रस फॉर्म। ठीक है, इसमें आपने क्या डाला? पानी डाला। इसमें आपने क्या डाला? पानी डाला। तो अब क्या होगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें आएंगे, वाटर बेसिकली इससे ऐड होएगा। तो अब ये क्या बना लेंगे आपका? CuSO4.5H2 हो जाएगा। तो क्या ये आपका हाइड्रेटेड क्रिस्टल आ चुका है? बिल्कुल, हाइड्रेटेड क्रिस्टल आ चुका है। तो इस प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी लगेगी उसे मैं क्या बोलूंगा? हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसे मैं क्या बोलूंगा? डेल्टा H हाइड्रेशन बिल्कुल बोलूंगा, क्योंकि पहले आपका एनहाइड्रस फॉर्म था और आपके वाटर आया, वाटर कुछ कुछ ऐड हो गए, बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस कर लिया हमने, है ना, वाटर ऐड हो गए, हाइड्रेटेड क्रिस्टल बना दिया। ठीक है, ऐसे ही सपोज करो आपका MgSO4 है। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म है ना। अब अगेन ये क्या है आपका? एनहाइड्रस। ये क्या है आपका? एनहाइड्रस। सपोज करो इस पे आपने पानी डाला, कितने मॉलिक्यूल्स डाले? 7 मॉलिक्यूल्स डाले, और ये क्या हो गया? ये बना दिया आपका MgSO4.7H2O। करेक्ट, क्या बन गया? हाइड्रेटेड क्रिस्टल बन गया। तो इस प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी खर्च हो रही है भैया, क्या मैं उसको डेल्टा H हाइड्रेशन बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा, क्योंकि पहले आपका एनहाइड्रस फॉर्म था, आपने कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें जोड़े और आपका हाइड्रेटेड क्रिस्टल बन गया। और जो भी एनहाइड्रस सॉल्ट लेना है उसका 1 मोल लेना है, तो देखो यहाँ पे मैंने 1 मोल ही लिया है इसका, इसका भी मैंने कितने मोल लिए? 1 मोल लिए। तो 1 ही मोल लेना है आपको, और एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड होने वाले, और आपका एक हाइड्रेटेड क्रिस्टल निकल के आएगा। आ रही है बात समझ में? इसको मैं क्या बोलूंगा? हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब इसी से ही मिलती जुलती होती है आपकी हीट ऑफ सोल्यूशन। अब वो क्या है? सुनो, से ध्यान से सुनो। हीट ऑफ सोल्यूशन, अब देखना ऐसे है ना, पहले बात तो रिप्रेजेंटेशन डेल्टा H सॉल्यूशन, सही है। अब देखो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और एवॉल्व्ड। ठीक है भैया, मतलब एब्जॉर्ब्ड मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक भी हो सकता है, इवॉल्व मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, मतलब प्रोसेस दोनों हो सकते हैं, एंडो भी हो सकता है, एक्सो भी हो सकते हैं। एक पहला डिफरेंस तो यही पता चल गया। जो आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन था, देखो हीट ऑफ हाइड्रेशन था वो केवल एक्सोथर्मिक हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन के केस में एंडो एक्सो दोनों पॉसिबल है। अब क्या बोल रहा है? व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस is dissolved in such a large volume of solvent that further addition of solvent does not produce any more heat change is known as heat of solution। अरे बाप रे भैया, ई का हो गया। हाँ जी, ई का हो गया। मतलब देखो डिफरेंस अभी देखना, आपको 2 इक्वेशन लिखूंगा, एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आपका CuSO4 है सॉलिड फॉर्म, कौन सा है ये? एनहाइड्रस फॉर्म होता है बेसिकली, बिल्कुल। इसमें आपने पानी डाला और एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मान लो ऐड हो गए, 5 मॉलिक्यूल्स आए वाटर के, और CuSO4.5H2O आपके ये ऐड हो गए। ठीक है, ये आपका बन गया CuSO4.5H2O। ये क्या बन गया आपका? हाइड्रेटेड क्रिस्टल बन गया, सही है। इसमें जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा H हाइड्रेशन। बोलो हाँ या ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा H हाइड्रेशन। एक फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बात है। लेकिन सपोज करो आपका CuSO4 आया, ठीक है, अगेन कौन सा? एनहाइड्रस फॉर्म में आया, और आपके वाटर मॉलिक्यूल्स आए। अब ये क्या है? सॉल्वेंट है। आप देखो हाइड्रेशन के वक्त में तो आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी लेके आए थे, केवल 5 मॉलिक्यूल्स लेके आए, लेकिन यहां पे आप क्या लेके आए हो? एक्सेस में लेके आए हो भैया। मतलब कैसे एक्ट कर रहा है? सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है। देखो तभी तो बोल रहा है डेफिनेशन में, इज डिजॉल्व्ड इन सच अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब तगड़ा तरीके से आप सॉल्वेंट लेके आए हो, इतना सॉल्वेंट लेके आए हो कि बेसिकली ये जो CuSO4 था आपने इसको एक्वस में ही कन्वर्ट कर लिया, एकदम लबालब कर दिया है आपने उससे, उसको बिल्कुल उसका सोल्यूशन बना दिया है आपने। ऊपर वाले में तो केवल और केवल फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ही अटैच हुए थे, लेकिन नीचे वाले में आपने उसे एक्वस फॉर्म में ही कन्वर्ट कर दिया भैया। ऊपर वाला तो फिर भी अभी सॉलिड फॉर्म में ही है, लेकिन नीचे वाला तो आपने एकदम सोल्यूशन ही बना दिया। इसमें जितनी भी एनर्जी इवॉल्व होएगी उसको मैं क्या बोलूंगा? डेल्टा H सोल्यूशन। डेल्टा H सोल्यूशन, ठीक है। बेसिकली ये ना, ये इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। बेसिकली इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। जैसे ये वाला जो मैंने आपको सेकंड ये दिखाया है, इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। देखो इसमें बेसिकली क्या होता है,
जैसे इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे CuSO4 लिया आपने सॉलिड फॉर्म में लिया, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में लिया, तो सपोज करो आपका ये एनहाइड्रस है ना, सपोज क्या करें, ये एनहाइड्रस ही है ना। अब इनिशियली क्या होता है, इसमें पहले आपके 5 मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो पहले क्या बनाएगा ये CuSO4.5H2O बनाएगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, ये CuSO4.5H2O के पास और भी ज्यादा आपके वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे और अल्टीमेटली आपका CuSO4 एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ये वाली जो इक्वेशन है, इसको अगर मैं 2 स्टेप में तोड़ूं तो बेसिकली ये ऐसे टूटेगी, ये आपका पहला स्टेप रहेगा, ये आपका दूसरा स्टेप रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आप 2 स्टेप में इसको तोड़ सकते हो। तो अगर आपने किसी भी सॉल्ट को एकदम लबालब पानी से कर दिया, एकदम उसका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, तो जो भी हीट एनर्जी इवॉल्व होगी उसको मैं हीट ऑफ सॉल्यूशन बोलूंगा। लेकिन अगर फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं जाके, तो उसे मैं हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलूंगा। इतना सा डिफरेंस है यार दोनों में, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन हमेशा एक्सोथर्मिक रहेगी, हीट ऑफ सॉल्यूशन इट कैन बी एंडो, इट कैन बी एक्सो, ठीक है। आइए बात समझ में, आगे बढ़े भैया। चलो भैया, अब क्या है, हीट ऑफ बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अच्छा भैया, ठीक है, इसको हम लोग जैसे जनरली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं, डेल्टा H BDE लिख दो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या फिर बॉन्ड एनर्जी लिखा है तो इधर डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी लिखता है। देखो क्या बोल रहे हैं इसे बोल रहे हैं कि द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू डिसोसिएट 1 मोल गैसियस बॉन्ड into separate gaseous atom is called bond dissociation energy। अच्छा भैया, चलो वापस से पढ़ते हैं इस डेफिनेशन को। क्या बोलना चाह रहा है द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, है ना, मतलब आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब प्रोसेस वुड बी व्हाट, एंडोथर्मिक। द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू डिसोसिएट 1 मोल गैसियस बॉन्ड इनटू सेपरेट गैसियस एटम, मतलब बेसिकली जितने भी बॉन्ड्स हैं ना यार एक मॉलिक्यूल में, सारे तोड़ दो, और जो आपके एटम्स बने वो गैसियस फेज में बने। आपका देखो 1 मोल गैसियस बॉन्ड, मतलब आपका इनिशियल फेज भी गैस में होना चाहिए, और जो एटम्स बन रहे हैं वो भी आपके गैस में होने चाहिए। तो इसमें जितनी भी एनर्जी लगेगी उसको मैं बोलूंगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलूंगा। सपोज करो आपका H2 है, ये आपका जब देखो ना यार H और H के बीच में बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड मुझे क्या करना है, तोड़ना है, तो मुझे ऑब्वियसली बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर जब बाहर से एनर्जी इसको दूंगा तो ये आपका 2H गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो एटमाइजेशन भी यही थी। हाँ बिल्कुल, इस पर्टिकुलर केस में एटमाइजेशन भी वो ही हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन एटमाइजेशन में ये कंडीशन नहीं थी कि आपका जो रिएक्टेंट है वो भी गैसियस फेज में होना चाहिए, नहीं। लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन में ये कंडीशन है कि ये भी भैया आपको गैसियस फेज में ही चाहिए। जैसे सपोज करो आपका HCl है, कौन सा फेज में चाहिए, गैस में। अब देखो H और Cl के बीच में क्या है, बॉन्ड है, यहाँ पे क्या करेगा, ये टूटेगा, तो किस में कन्वर्ट होगा, H गैस में प्लस Cl गैस में। तो बॉन्ड आप तोड़ रहे हो एक्सटर्नली, तो जितनी भी एनर्जी लगेगी उसे हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आ रही है बात समझ में। अब देखो मेजॉरिटी केसेस में, मतलब सारे केसेस में आपको अगर कोई रिएक्शन दे रखी है, जैसे सपोज करो आपको रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर मुझे सपोज करो इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है, डेल्टा H रिएक्शन की मुझे एंथैल्पी निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं समेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट करूंगा माइनस समेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करूंगा। यही सिखाया था आपको, फाइनल माइनस इनिशियल, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यही करते हैं। लेकिन यहां पे भैया एक हल्का सा खेल है कि अगर आपको एंथैल्पी चेंज रिएक्शन के दौरान निकालनी है और आपको एंथैल्पीज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है, आपको क्वेश्चन में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है, तो आपको डेल्टा H प्रोडक्ट्स की, या फिर एक सेकेंड, समेशन, आपको क्या करना है, समेशन रिएक्टेंट की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और उसमें से आप माइनस करोगे समेशन प्रोडक्ट की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, वापस सुनो। ज्यादातर केसेस में, मतलब इनफैक्ट सारे केसेस में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, सारे केसेस में।
लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है तो आपको क्या करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। इसके अलावा हर जगह क्या करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। लेकिन अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है तो हमेशा आपको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। इस चीज का ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है ना। सारे केसेस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, लेकिन अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, है ना। देखो और भी ज्यादा फील तो तब आएगी जब यार क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तब आ जाएगी बिल्कुल फील, ठीक है। लेकिन अभी हमको एटलीस्ट इतनी बात हमको ध्यान रखनी है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो ये चीज हमें समझ में आ गई कि यार बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है। अब देखो, हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करते हैं पहले, इससे चीजें और क्लियर होगी। देखो बोल रहे थे एंथैल्पी चेंज, रिएक्शन दे रखी है, द बॉन्ड एनर्जीज आर, आपको क्या क्या दे रखा है, देखो सॉल्यूशन देखो। पहले तो रिएक्शन है, यह है H2 प्लस C2H4, है ना, C2H4, ये भी गैसियस फॉर्म में, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, C2H6 में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी आपको एंथैल्पी चेंज इस पर्टिकुलर रिएक्शन की पूछी है, ठीक है। आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है H और H के बीच में बॉन्ड एनर्जी दे रखी है कितनी, 103। यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं ना, यूनिट हम लोग एंड में डाल देंगे, किलो कैलोरी पर मोल देख लेंगे। C और H के बीच में कितनी दे रखी है, 99। C और C के बीच में कितनी दे रखी है, 80। और C डबल बॉन्ड C के बीच में दे रखी है आपको 145, हाँ या ना, ये आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है। क्या आपको बॉन्ड एनर्जीज दे रखी हैं, ये सब की वैल्यू कौन सी है, ये सब वैल्यू कौन सी है, आपकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज है, ठीक है। आपको ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताइए। और आपको अभी अभी मैंने ये सिखाया कि अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको बोल रहा है और आपको बॉन्ड एनर्जीज का दे रखा है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कैसे निकालूंगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालूंगा मैं, समेशन रिएक्टेंट माइनस समेशन प्रोडक्ट, ये करूंगा। अब देखो रिएक्टेंट में कौन कौन से आपके बॉन्ड एनर्जीज है, एक है आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड, बिल्कुल। C2H4 जरा एक्सपैंड करो, इसको ऐसे बनाओगे तो अगर ध्यान से देखो आप इसे, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है एक, और कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कितने हैं, 4। यहां देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ एक है और हाइड्रोजन के साथ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड कितने हैं, 6 हैं, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितना है, 1। अब मेरे को क्या निकालनी है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मेरे को क्या दे रखी है, बॉन्ड एनर्जीज। मुझे पता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में देखो कौन कौन है, H H है, एक ही बॉन्ड है, बिल्कुल। H H की देखो एनर्जी कितनी है, 103 प्लस रिएक्टेंट पहले सारे ऐड करते हैं ना, रिएक्टेंट पहले सारे ऐड करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, एनर्जी कितनी है, 145, ठीक है भैया। प्लस कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, 4 इंटू 99, 4 इंटू 99, करेक्ट, 99 है ना, एक की है 99, ऐसे 4 हैं तो 4 कर दिया। क्या आपने प्रोडक्ट पूरे लिख लिए हैं, बिल्कुल। अब क्या क्या आपने रिएक्टेंट पूरे लिख लिए हैं, बिल्कुल। क्या हम प्रोडक्ट की तरफ चलें, हाँ भैया चलो। क्या आपको ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, कितना है, एक ही तो बॉन्ड है, बिल्कुल। यहाँ पे कितनी है एनर्जी उसकी, 80 है, तो ये ले लो 80। प्लस क्या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड दिख रहे हैं, बिल्कुल। कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं भैया, और एक की एनर्जी कितनी है, 99, तो 6 इंटू 99, बिल्कुल। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो भी एनर्जी निकल के आएगी वो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आ रही है बात समझ में, और यूनिट ऑब्वियसली क्या आएगा, किलो कैलोरी पर मोल, क्योंकि देखो हमको क्वेश्चन में भी किलो कैलोरी पर मोल ही दे रखा है। तो ऐसे तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अगर इधर ही सपोज करो आपको बॉन्ड एनर्जी नहीं दे रखी होती, कुछ और दे रखा होता, फॉर्मेशन दे रखा होता, तो हम लोग हमेशा क्या लगाते, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लेकिन अगर बॉन्ड एनर्जी दे रखी होती है तो आप क्या लगाते हो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। इस चीज को ध्यान रखेंगे तो आप लोगों से क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आ रही है बात समझ में, हाँ जी, तो ये समझ में आ गया है। अब यार नेक्स्ट चीज देखिए ना, एक लॉ होता है हेस लॉ। अब ये बोलता क्या है लॉ, पहले इस चीज को समझो, है ना। जैसे सपोज करो आपकी कोई सी भी इनिशियल स्टेट है, ए स्टेट है ना, ए स्टेट हम इनिशियल स्टेट मान लेते हैं, ठीक है, और बी स्टेट आपकी फाइनल स्टेट है। अब सपोज करो आपको ए से बी मूव करना है, तो ए से मूव करना है, सपोज करो एक रास्ता आपने ये पकड़ा,
कि ए से बी ऐसे डायरेक्ट चले गए। ठीक है, एक रास्ता ये पकड़ा कि यार ए से पहले सी में चले जाते हैं और सी से फिर डी में चले जाते हैं। ठीक है, सॉरी, सी से फिर बी में चले जाते हैं, आप क्या ना फाइनल पोजीशन तो पहुंच जाते हैं। और एक रास्ता आपने पकड़ा, सपोज करो ए से डी में थोड़ा और घूम के डी से ई में चले गए, ई से सपोज करो आपने एफ में चले गए और एफ से फिर आप बी पे पहुंचे ना। अलग अलग रास्ते हैं यार, ए से ए आपकी इनिशियल पोजीशन है, बी आपकी फाइनल पोजीशन है। सपोज करो आपकी एंथैल्पी चेंज अगर मैं लिखूं तो सपोज करो इसमें है आपका डेल्टा H1, इसमें लग रहा है आपका डेल्टा H2, इसमें लग रहा है डेल्टा H3, इसमें एंथैल्पी 4, डेल्टा H5, डेल्टा H6 और डेल्टा H7। हाँ या ना, हम लोगों ने ये चीज मान ली है। अब हमें पता है कि जो एंथैल्पी होती है, वो क्या होती है? स्टेट फंक्शन। किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। तो क्या इनिशियल स्टेट ए है? बिल्कुल। क्या फाइनल स्टेट बी है? बिल्कुल। क्या इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है? बिल्कुल। तो क्या एंथैल्पी चेंज इस प्रोसेस में सेम रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा है। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। तो आपका जो डेल्टा H1 है वो किसके बराबर है? डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 के, जो कि किसके बराबर है? डेल्टा H4, डेल्टा H5, डेल्टा H6 और डेल्टा H7। सही बात है। ए से बी पहुंचना है यार, अलग अलग रास्तों से आप पहुंच सकते हो, लेकिन एंथैल्पी चेंज सभी रास्तों में क्या रहेगा? सेम, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या ले रखी है हमने? सेम ले रखी है। बोलो हाँ या ना। क्या इतनी बात तो समझ में आई है? मुश्किल है क्या? नहीं है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड देखो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे सपोज करो आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उससे बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो, ये कोई सी आपको हाइपोथेटिकल इक्वेशन दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है, x से आपका 2y बन रहा है। ठीक है, प्रोसीड्स बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। इसमें आपका कुछ ये सीक्वेंस है, जैसे हाफ x इज गिविंग यू z, सेकंड क्या दे रखा है आपको? z दे रहा है 2w, और थर्ड इक्वेशन दे रखी है कि आपका w इज गिविंग यू हाफ y। हाँ या ना। इसकी एंथैल्पी कितनी है? Q1। ठीक है, इसकी Q2 और इसकी Q3, इसकी Q3। अच्छा, इसकी नहीं पता है, इसकी आप डेल्टा H ही मान लीजिए, है ना। इसकी तो निकालनी है, इसकी तो एंथैल्पी निकालनी है। बोल रहे हैं द वैल्यू डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन इज। अब देखो, ये आप इक्वेशन नंबर बोल दीजिए 4, और ये आपकी हो गई 1, ये आपकी हो गई 2, ये हो गई आपकी थर्ड। अब जैसे तैसे करके आपको फोर्थ इक्वेशन बनानी है विद द हेल्प ऑफ अ गिवन 1, 2 एंड 3 इक्वेशन। कैसे बनाओगे आप लोग यार? ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, बस 1, 2, 3 यूज करके फोर्थ इक्वेशन बना दो। तो कैसे कैसे कर सकते हैं? सोचो जरा, सोचो। जैसे देखो यार, हम लोगों को लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? हाफ x है। तो क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं? बिल्कुल। फर्स्ट इक्वेशन को आप क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है भैया, करेंगे। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? और सोचो सोचो सोचो। सेकेंड इक्वेशन, जैसे अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगी? मैं एकदम रफ वर्क करता हूं यहाँ पे मैं एक बार रफ वर्क करके देखता हूं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा? x इज 2z। अच्छा, अगर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी एंथैल्पी को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 2q1। करेक्ट। देखो, z तो मेरे को काटना है, z तो मेरे को जैसे तैसे काटना है, तो मैं सेकंड इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। सेकंड इक्वेशन को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2z इज 4w आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 2q2 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करी मैंने सेकंड इक्वेशन भी। ठीक है, तो वहां पे क्या आ गया? 2q2। मैं एक बार रफ वर्क करके देख रहा हूं, क्योंकि मुझे जैसे तैसे करके फोर्थ इक्वेशन बनानी है विद द हेल्प ऑफ 1, 2, 3। अब देखो, अब मेरे को w भी काटना है। यहाँ पे 4w है, तो मैं अगर थर्ड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे 4w आ जाएगा और यहाँ पे 2y आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 4q3। अब क्या करो? 1, 2 और 3 को ऐड कर दो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इनको क्या कर दो? ऐड कर दो। तो इनको ऐड करोगे तो 2z कैंसिल, 4w कैंसिल, x क्या बन रहा है? 2y के बराबर। यही तो है देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन। बिल्कुल सही है। तो फोर्थ जो इक्वेशन है वो किससे बनी? वो बनी जब आपने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा, प्लस दूसरी इक्वेशन को भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, और जो तीसरी इक्वेशन थी उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करा, और सबको क्या करा? आपने ऐड करा। सबको क्या करा? ऐड करा। तो आपकी जो एंथैल्पी है फोर्थ की जो पूछी गई है वो भी क्या हो जाएगी? 2q1 प्लस 2q2 प्लस 4q3। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं
कि यार कुछ चीज पूछ रखी होगी और कुछ चीज दे रखी होगी, जो चीज पूछी है वो बना दीजिए विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। ठीक है, अब आ जाओ एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, फिर हम लोग हमारा चैप्टर यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाएगा और हम लोग फिर आपके प्रैक्टिस सेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अच्छा एक लॉ बचा यार, जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो बहुत ही छोटा सा है, उसकी यार एक वीडियो बना के 5 मिनट की वीडियो बना के मैं आपको 5-10 मिनट की वीडियो बना के वो एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा आपको। ठीक है, चलो ये देखो बहुत बहुत ईजी सा लॉ है, वो है ना, उसमें कुछ है नहीं। देखो अब क्या बोल रहा है, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज इतना द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज, मतलब देखो क्या क्या दे रखा है, अब इसमें हमको रिएक्शन खुद लिखनी पड़ेगी। कैसे बोल रहा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन का मैं कंबशन करूं, मुझे पता है कंबशन कब होता है, जब कंप्लीटली वो बर्न हो जाता है, तो ये क्या बनती है CO2। तो देखो कार्बन का कंबशन कर दिया मैंने, देखो ना कार्बन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, इसकी डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, -393.5 किलो जूल। ठीक है, यूनिट नहीं लिख रहा, किलो जूल है ना। अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन कब होगा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड ये कंबाइन करे O2 के साथ और ये क्या बना ले आपका CO2। रिएक्शन बैलेंस करो, रिएक्शन बैलेंस करो तो इसको हाफ कर लो। करेक्ट, अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, -283 किलो जूल, है ना, ऊपर भी क्या है किलो जूल। अब सपोज करो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, ये हमको दे रखा है डेटा। बोल क्या रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बनानी है, किस किस से बनेगी, ऑब्वियसली कार्बन से बनेगी प्लस ऑक्सीजन से बनेगी, रिएक्शन बैलेंस करो हाफ। करेक्ट, तो इसकी डेल्टा एच आपको पूछ रहा है, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब आप लोग खुद सोचिए कि मैं थर्ड इक्वेशन कैसे बना सकता हूं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, कैसे बना सकता हूं, सोचो 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 सोचो। अगर मैं 1 - 2 कर दूं, 1 - 2 कर दूं तो देखो यहां से CO2 और यहां से CO2 कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। ये 1 मोल O2 का और ये हाफ मोल O2 का, तो बचेगा कितना, हाफ मोल O2 बचेगा, यही चाहिए मुझे, है ना। और यहां पे जो माइनस CO आएगा ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस CO हो जाएगा। तो बेसिकली क्या करना है आपको, 1 - 2, तो डेल्टा H3 क्या आ चुका है आपका, 1 कितना है, -393.5, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उसमें से -283। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली ये क्या आ रहा है, -110.5 किलो जूल। तो आंसर क्या आ चुका है आपका, सेकंड ऑप्शन आ चुका है, करेक्ट है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और यार हम लोगों की और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कब होएगी, जब प्रैक्टिस सेशन आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें करेंगे, बहुत शानदार उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलो यार अच्छे से पढ़ते रहिए और फिर हम लोग मिलेंगे यार हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।